नमस्कार। इतिहास के दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी सुनेंगे जो भारत की सबसे कुख्यात डाकू रानी और बाद में देश की एक सम्मानित सांसद दोनों थीं। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की औरत नहीं बनना चाहेंगे। उनका नाम सुनकर आज भी उत्तर प्रदेश के चंबल क्षेत्र के गरीब लोगों की आंखों में सम्मान और ऊंची जाति के लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाता है। वह फूलन देवी हैं, एक गरीब निचली जाति की लड़की जिसने अपनी जान बचाने के लिए हथियार उठाए। उसका जीवन यातना, बदले और राजनीतिक उत्थान का एक अद्भुत मिश्रण था। कई लोग उसे एक डकैत के रूप में नफरत करते थे, जबकि कई उसे देवी दुर्गा का अवतार मानते थे। 10 अगस्त 1963 को जन्मी इस विवादास्पद महिला ने अपने 37 साल के जीवन में एक ऐसा अध्याय लिखा है जो भारत के सामाजिक ढांचे के स्याह पक्ष को उजागर करता है। एक सताई हुई गांव की लड़की कैसे एक क्रूर डकैत गिरोह की सरगना बन गई। 22 लोगों की हत्या करने के बाद भी हजारों लोगों ने उसका समर्थन क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब फूलन देवी के जीवन के हर कोने में छिपे हैं। एक अफसोस कि हम एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। आज हम आपको उनकी अद्भुत जीवन गाथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के घूरा का पुरवा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वह मल्ल समुदाय से थीं, जिसे भारत में एक निचली जाति माना जाता है। इन मल्लों का मुख्य व्यवसाय नौका विहार था। छोटी उम्र से ही फूलन को एहसास हो गया था कि उनकी किस्मत ऊंची जाति के जमींदारों के पैरों तले रौंदी जा रही है। जब वह सिर्फ 11 साल की थीं, तब उनके जीवन में पहली बड़ी विपत्ति आई। उनके एक चचेरे भाई ने उनके परिवार की 1 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। उस उम्र में फूलन ने अपने परिवार के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया और जमीन वापस पाने की कोशिश की, लेकिन ऊंची जाति की प्रतिष्ठा और शक्ति के आगे उनके प्रयास विफल रहे। मात्र 10 से 11 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे काफी बड़े एक व्यक्ति से जबरन करा दी गई। उनके पहले पति पुत्ती लाल ने उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यह बाल विवाह उनके जीवन में पुरुष क्रूरता का पहला कटु अनुभव था। इस यातना को सहन न कर पाने के कारण फूलन अंततः वहां से भागकर अपने गांव लौट आईं। लेकिन दुर्भाग्य से गांव के लोगों ने, यहां तक कि उनके अपने परिवार ने भी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। समाज और परिवार से तिरस्कृत जब वह मुकदमे के लिए पुलिस के पास गईं, तो न्याय मिलने के बजाय उन्हें अपमानित किया गया और बलात्कार का शिकार होना पड़ा। समाज की नजरों में वह एक कलंक बन गई। समाज और प्रशासन के प्रति इस अत्यधिक हताशा और तीव्र क्रोध ने उन्हें उग्रवाद की ओर धकेल दिया। फूलन देवी के जीवन में तब मोड़ आया जब उन्हें एक स्थानीय लुटेरों के गिरोह ने अगवा कर लिया। विभिन्न स्रोतों के अनुसार वह स्वयं भी उस लुटेरों के गिरोह में शामिल हो गईं। बहरहाल, लुटेरों के गिरोह में उनका जीवन शुरू में बिल्कुल भी आसान नहीं था। गिरोह का सरगना बाबू गुज्जर नाम का एक लुटेरा था, जो लगातार उनका यौन शोषण करता था। फिर आया वह किरदार जिसने फूलन के जीवन की राह बदल दी, विक्रम मल्ला। विक्रम मल्ला समुदाय का एक नेता था। उसने फूलन को बाबू गुज्जर के चंगुल से मुक्त कराया और उसे अपने गिरोह का सदस्य स्वीकार कर लिया। फूलन देवी को सबसे पहले विक्रम से सम्मान और सुरक्षा मिली। यह रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। विक्रम और फूलन मिलकर चंबल के कुख्यात डाकू दल का नेतृत्व करने लगे। इसी समय से फूलन एक डाकू के रूप में जानी जाने लगी। लेकिन इस दल में ठाकुर समुदाय के डाकुओं और मल्ल समुदाय के डाकुओं के बीच आंतरिक संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष के केंद्र में ठाकुर समुदाय के 2 कुख्यात भाई थे, श्री राम और लाला राम। एक विश्वासघात के परिणाम स्वरूप श्री राम और लाला राम ने फूलन और विक्रम को एक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने विक्रम की हत्या कर दी। फिर फूलन पर अमानवीय अत्याचार शुरू हो गए। फूलन को उत्तर प्रदेश के बेहमई नामक गांव में ले जाया गया।
वहां लगातार 3 हफ्तों तक ऊंची जाति के ठाकुर जमींदारों और डाकुओं ने मिलकर उसके साथ लगातार बलात्कार और अत्याचार किया। इस घटना ने फूलन देवी के अंदर की सारी सहन शक्ति तोड़ दी। इस यातना प्रकरण के माध्यम से उसकी एक नई पहचान पैदा हुई, बदले की देवी। उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ने फूलन को एक अलग ही इंसान बना दिया। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने पति और प्रेमी विक्रम की मौत और उस पर हुए नारकीय अत्याचार का बदला लेना था। वह किसी तरह वहां से भाग निकली और अपने गिरोह के बाकी सदस्यों को इकट्ठा किया। समय था 14 फरवरी 1981। यह तारीख भारत के आपराधिक इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। फूलन देवी अपने गिरोह के साथ बेहमई गांव लौटी। उन्होंने गांव को घेर लिया। उनका मुख्य निशाना उनके उत्पीड़क श्रीराम और लाला राम थे। हालांकि वे उस दिन गांव में नहीं थे। इसके बाद फूलन ने गांव में मौजूद 22 ठाकुर पुरुषों को यमुना नदी के किनारे कतार में खड़ा करने का आदेश दिया। उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। इसे बेहमई नरसंहार के नाम से जाना गया। इस घटना के बाद पूरे भारत में हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री V.P. सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी ओर फूलन देवी रातों रात एक किंवदंती बन गई। ऊंची जाति के लोगों के लिए वह एक खूंखार हत्यारी थी, लेकिन निचली जाति के मल्लों और दलितों के लिए वह एक मुक्तिदाता बन गई, जिसने उनके वर्षों के वंचना और उत्पीड़न का बदला लिया। वह डाकू रानी बन गई। बेहमई हत्याकांड के बाद पुलिस ने फूलन को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। 2 साल तक वह सुदूर चंबल क्षेत्र में भागती रही। अंततः फरवरी 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के साथ एक समझौता किया। उनके आत्मसमर्पण की शर्तें स्पष्ट थीं। 1. उन्हें या उनकी पार्टी के किसी भी सदस्य को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। 2. उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 3. उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जेल में रखा जाएगा। उनका आत्मसमर्पण एक विशाल सार्वजनिक समारोह था। हजारों दर्शकों और मीडिया की मौजूदगी में उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने अपनी राइफल रखकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अगले 11 साल जेल में बिताए। इस लंबी अवधि के दौरान वह एक विचाराधीन कैदी थीं, यानी उनका मामला सुलझा नहीं था। जेल में रहते हुए उनका जीवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। फूलन देवी ने जेल में अपनी शिक्षा जारी रखी और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक हुईं। 1994 में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक विवादास्पद निर्णय में फूलन देवी के खिलाफ सभी गंभीर आरोप हटा दिए और उन्हें रिहा कर दिया। रिहाई के बाद फूलन देवी ने अपने जीवन का एक और नया अध्याय शुरू किया, राजनीति। उन्होंने समाज की मुख्य धारा में लौटने की कोशिश की। उन्होंने 1996 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वह महिला, जो कभी भारत की सबसे कुख्यात डकैत अपराधी थी, अब विधायक के रूप में देश की संसद में पहुंची। उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र के गरीबों और निचली जातियों के लोगों के लिए काम करने का वादा किया। फूलन देवी का जीवन भारत के सामाजिक ताने बाने का एक जीवंत प्रतिबिंब था। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक महिला अभाव और उत्पीड़न की शिकार होकर चरम प्रतिशोध का रास्ता अपना सकती है। वह एक जटिल चरित्र थीं। कुछ लोगों ने उन्हें हत्यारिन कहा, जबकि अन्य ने उन्हें नारी शक्ति का अवतार मानकर उनकी पूजा की। दस्यू रानी से सांसद बनने तक के उनके सफर ने इतिहास में एक गहरा प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है। क्या फूलन देवी परिस्थितियों की शिकार थीं या वह स्वयं एक अपराधी थीं?